माला में अवैध खनन को लेकर राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, गहलोत सरकार के कार्यकाल का एक ऐसा सरकारी दस्तावेज न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगा है जो ये बताता है, ये साबित करता है कि गहलोत सरकार में अरावली की पहाड़ियों में अंधाधुंध बेधड़ल्ले से खनन चल रहा था। वो भी तब जब हाईकोर्ट ने राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी थी। इन दिनों अरावली के 100 मीटर वाले फॉर्मूले को लेकर देखिए, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हैं, मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। गहलोत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके अरावली को बेचने की साजिश कर रही है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ जो सरकारी दस्तावेज लगे हैं, उससे ये साफ हो गया कि खुद गहलोत सरकार में अवैध खनन का खेल खुलकर खेला जा रहा था, जिससे नकारा नहीं जा सकता है। तो अरावली में खनन पर यह बड़ा खुलासा देखिए किस कदर यहां पर हुआ है। तो अरावली पर जो खनन यहां पर हुआ, उसे लेकर गहलोत सरकार में अंधाधुंध अवैध खनन हो रहा था। यह दस्तावेज सीधे सीधे इसी बात का जीता जागता सबूत। और देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के पास 2010 में तत्कालीन गहलोत सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस तरह से अरावली में खनन पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पुलिस और प्रशासन की ये पूरी मिलीभगत यहां पर सामने आती है। राजस्थान के अलवर में बेरोक टोक अवैध खनन यहां पर हो रहा था और यही दस्तावेज जो है इस बात का जीता जागता सबूत भी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया वो इस वक्त आपके सामने है। तत्कालीन गहलोत सरकार ने अकेले अलवर जिले में अरावली पर खनन के लिए 279 पट्टे आवंटित किए थे और इस सरकारी रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा है कि साल 2010 में राजस्थान में हर दिन सोचिए 1500 जो डंपर हैं वो अवैध खनन के पत्थर हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई किए जा रहे थे और इस अवैध खनन में पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट पुलिस सभी का कमीशन फिक्स था। और ये रिपोर्ट, और देखिए ये रिपोर्ट जो है 18 अक्टूबर साल 2010 की है, जिसे आईजी इंटेलिजेंस ने गृह सचिव को यहां पर भेजा था। तो यह बहुत बड़ा खुलासा इस दस्तावेज के जरिए जो एक बड़े सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। और देखिए, इधर अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अरावली के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने में लगी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मकसद अरावली को बेचना है, जबकि अरावली की जरूरत और वक्त की मांग है कि अरावली को बचाया जाए। हम राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जो परिभाषा आपने अपनाया है ये गलत परिभाषा है। और अभी अरावली जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, भौगोलिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और खास तौर से प्राकृतिक धरोहर है, उसको इतना खतरा है, इतना इरोजन हुआ है। और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? अरावली को और पुनर्जीवित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, अरावली को संरक्षित रखने के लिए, इसके बजाय आप इसको बेचने में लगे हो। और देखिए, वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये ग्रीन अरावली नहीं बल्कि क्लीन अरावली अभियान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अरावली को खत्म करने के इरादे से आगे की तरफ बढ़ रही है। ग्रीन अरावली नहीं, ये क्लीन अरावली है। साफ कर दो अरावली को, खत्म कर दो अरावली को, ताकि खनन माफिया, भू माफिया के हाथों में सरकार फिर से खेल सके और उनसे अपना पैसा ले सके, उनको ज़मीनें, हमारे पूरे पहाड़ बर्बाद करके दे सके। ये पहाड़ नहीं है, ये एक राजस्थान की जो रेगिस्तान की मिट्टी है, रेत है, उसके और दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम इलाकों के बीच की एक दीवार है। ये प्राकृतिक दीवार है जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। इस खबर की तरफ अब रुख करेंगे। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के चटगांव जिले की यह तस्वीर है जहां कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को रात के करीब 3:45 बजे कट्टरपंथियों ने एक गांव में 2 हिंदू घरों को निशाना बनाया और इन घरों के दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी, इन्हें बंद कर दिया गया और फिर उन दोनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। सभी सो रहे थे
देर रात का ये वक्त था। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला। चीखती चिल्लाती आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार को तोड़ना शुरू किया। गनीमत ये रही कि वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके, लेकिन कितनी बेरहमी से मारने की ये पूरी साजिश यहां पर रची गई, एक बार फिर से बांग्लादेश की जमीन से। और देखिए, इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था और इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी। जबकि 18 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की जिस तरह से पीट कर हत्या की और आग के हवाले उन्हें कर दिया, उसके बाद हिंदुस्तान की जमीन से भी देखिए वो प्रदर्शन की तस्वीरें कल हमने आप तक पहुंचाई थी। तो बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को, हिंदू गांवों को टारगेट किया जा रहा है। और इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू-थू हो रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सीआर अबरार ने दीपू चंद्र दास के परिवार से वो मिलने तक पहुंचे। अबरार ने दीपू के पिता रविलाल दास और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर यूनुस सरकार ने दीपू दास के परिवार से मुलाकात जरूर की है, आर्थिक सहायता का ऐलान भी यहां पर किया है, लेकिन सच ये है कि हिंदू परिवारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाने की ये कोशिश यहां पर नापाक साजिश के तौर पर सामने आई है, जो बताती है कि वो सख्ती नहीं है यूनुस सरकार में जिसकी उम्मीद यहां पर हो सकता है बांग्लादेश में की जा रही हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेकर कहा कि बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चला है, पूरा दुनिया हतप्रभ है और मैं समझता हूं ये बंगाल में भी कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं, ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद यही सोचे। और रूस के बाद अब नेपाल ने भी बांग्लादेश को आईना दिखा दिया है। न्यूज 18 इंडिया के खास बातचीत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व है, इसलिए यूनुस सरकार सबकी रक्षा करे। नेपाल की मिसाल देते हुए भट्टाराई ने कहा कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक की रक्षा नेपाल में हुई है। नेपाल में धार्मिक तनाव नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई हमारे साथ हैं। पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि नेपाल भी हिंदू बहुलवादी देश है, तो आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नहीं, नेपाल और बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा फ़र्क है और बांग्लादेश में जो धार्मिक द्वंद्व जो ऐसे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो मेजॉरिटी होता है उसको माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहिए। तो हम इसको वही सुझाव देना चाहते हैं, इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यूनुस सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, वो तो बाहर के देश को तो दखल तो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। वो तो समाधान के लिए शायद जो अपने देश की समस्या खुद ही वहाँ की सरकार ही करें, हम तो वही सुझाव देंगे। क्या अपील करेंगे यूनुस सरकार से? ना, हम तो नहीं, सबके रक्षा करें। जो माइनॉरिटी जो होते हैं, मेजॉरिटी सरकार का हमेशा दायित्व बनता है माइनॉरिटी का रक्षा करें, हम वही समझें। थैंक यू।